नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने. यूट्यूबच्या बातमी.इन न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, मीनाक्षी शेषाद्री आपल्या बरोबर आहेत, ज्या सेकंड इनिंग करण्यासाठी तयार आहेत आणि आता त्या पुण्यात आहेत. पुण्यात आलेल्या आहोत. त्यांच्या सेकंड इनिंग संदर्भातली ती माहिती जी आहे त्या आता आपल्याला देणार आहेत. त्या पत्रकार संघामध्ये त्यांची पत्रकार परिषद आहे. पूर्वीच ज्या वेळेस त्या टॉपवर होत्या किंवा इंडस्ट्रीमध्ये त्या फुल पीकवर होत्या, त्यानंतर त्या इंडस्ट्रीतनं गायब झाल्या. नंतर पुन्हा आता सेकंड इनिंगला येत आहेत. काय त्याच्या मागचे सगळे गणित आहेत, सेकंड इनिंग कशी करणार आहे, फर्स्ट इनिंग कशी, त्या काळातल्या आठवणींना आपण आता उजाळा ह्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये जाणार आहे. तर जाऊयात या पत्रकार परिषदेमध्ये. सांस्कृतिक कट्ट्यावर आज प्रसिद्ध अशा अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री उपस्थित झालेल्या आहेत. खरं तर काल आमचे सरचिटणीस म्हटले की आपण त्यांची परिचय ठेवूयात. म्हटलं हे नाव असं आहे की त्यांच्या परिचयाची गरज नाहीये. आपण सर्वांनी त्यांचे अनेक सिनेमे बघितलेले आहेत, पिक्चर बघितलेले आहेत. त्यामुळं त्यांनी किती गाजवलेलं आहे, त्यामुळं त्यांच्या परिचयाची औपचारिकता न ठेवता आपण आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैंने अपने जीवन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, इंडिया में, बाहर देश में, लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है क्योंकि मेरे शादी यूएस से जाने के बाद फिर से फिल्म जगत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मेरा पुनरागमन होने वाला है, उसका ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आज आपसे मैं जो भी कहूँगी और आप उसको दुनिया के सामने कैसे रखेंगे वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये पहली बार लोग एक्चुअली जान पाएंगे मेरे मुंह से कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और जब मैंने शादी करके यूएसए माइग्रेट किया, मैंने बहुत सोचा कि मैं इतने अच्छे फिल्म करियर को छोड़ रही हूँ, भारत छोड़ के जा रही हूँ जहाँ मेरे म्यूज़िक, डांस, जो मेरी कलाएं हैं, यूएसए में क्या मालूम मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन उस वक्त मैंने अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा महत्व दिया। मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं, 25 और 21 साल के। अभी वो बड़े हैं और मेरा पूरा परिवार जानता है कि मैं दीवानी हूँ कला की। और आज दौर ऐसा चल रहा है कि मेरे ज़माने के कई लोग, मेल फीमेल, फिर से परफॉर्मेंस की दुनिया में आ रहे हैं। और ये मेरा पैशन है, डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक वगैरह। तो मैं भी आ गई। भारत देश की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो मुझे फिर वापस खींच लाई है। और मैं यही चाहूँगी कि ये जो यात्रा मेरी रहेगी, ये सेकंड इनिंग्स जिसे आप बोल सकते हैं, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आगे आगे क्या होता है। अपनी तरफ से मैं हर माध्यम को अपनाना चाहती हूँ, वो बड़े पर्दे पे क्यों ना हो, टीवी क्यों ना हो, वेब क्यों ना हो, स्टेज क्यों ना हो, हर हिसाब से मैं कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और वो बढ़ाने के लिए लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि मैं वापस आई हूँ। और फ़िलहाल मैंने पुणे को अपना होम बेस बनाया है, मैं यहीं रहती हूँ। और बम्बई से कई अलग अलग किस्म के ऑफ़र्स आए हैं। सबसे पहला कौन सा अटेम्प्ट दर्शकों के सामने आएगा वो मैं खुद नहीं जानती, पर आप लोगों का सम्मान जो आप मुझे दे रहे हैं आज यहाँ आके, ये बात आगे खबर के तौर पे
फैलाया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि मीनाक्षी इज़ बैक। क्या होता है? मैंने टेलीविज़न और वेब सीरीज़ के ऑफ़र्स आए हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मैं समझ गई हूँ कि अब मैं एक अलग किस्म की इंसान बन चुकी हूँ मेरे एज के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सोच समझ के ही आगे कदम उठाऊँगी कि कौन सा पहला आएगा लोगों के सामने। पर एक मेरी एक कला है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ, लेकिन मैं गायक भी हूँ। तो उसको लेके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं वेंचर्स हम आगे आने वाली हैं, जिसमें आप मुझे गायिका के रूप में भी देखेंगे। और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा रूप ऑडियंस ने कभी नहीं देखा है। ये जो अनाउंसमेंट आएगी वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से आएगी सबसे पहले। जी जी, जो लोग एक्टर बनते हैं वो पहले से ही फ्लेक्सिबल हैं, वो कोई भी किरदार निभा सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दौर भले बदला हो, भले आज तौर तरीके अलग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कहावत है कि अगर कुत्ते का भेष अपनाया है तो भौंकना ही पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि जब भी कोई एक मकसद, एक गोल के पीछे जाता है तो उसमें बहुत सारी तैयारियाँ ज़रूरी होती हैं। और एक तैयारी जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं वो है मानसिक तैयारी, कि वो अपने आप को अंदर से कैसे विश्वास से भरपूर बनाते हैं, और अपने ऊपर उनको पूरा एक विश्वास होता है कि वो जो भी उनके रास्ते में आए, अड़चन आए तो उससे उसका सामना कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें आए तो उसे और सराह सकते हैं। तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगी, मैं ये कहूँगी कि वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। मैं 15 साल तक रही फिल्म जगत में, बम्बई में। आजू बाजू में सब लोग मराठी में ही बात करते थे, फिर भी अफसोस मैंने मराठी बोलना सीखा नहीं। सिर्फ कुछ वर्ड्स जानती हूँ, जैसे कि मेरी हेयर ड्रेसर किसी को जब टोक देती थी तो बोलती थी तोंड बग माकड़ा सर। मुझे उतनी मराठी आती है। तो मराठी फिल्म करना आई डोंट थिंक इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये भाषा मुझे काफ़ी समझ में आती है। रट्टे मारने पड़ेंगे। पर देखिए ना, इतनी नॉर्थ इंडियन लड़कियाँ या अब्रॉड में रहने वाली लड़कियाँ आके साउथ की फिल्में कर रही हैं, जब उनको इतना भी नहीं मालूम तमिल का। सो आई एम कॉन्फिडेंट, अगर अच्छी फिल्म मिलेगी, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, तो आई विल बी एबल टू डू इट। आज आप लोग जब मुझे देख रहे हैं यहाँ, आई एम लुकिंग लाइक अ पर्सन ऑफ माई एज। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादी होने वाली है, करेक्ट। पर ऑडियंस के लिए मैं हमेशा एक सरप्राइज़ बनना चाहती हूँ। अभी जो मैं निजी जीवन में हूँ, या जो मेरा पूर्व करियर में जो जो रोल्स थे, उन सब से हट के, यही तो एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, और वो मैं चाहती हूँ। मैं प्रेडिक्टेबल नहीं रहूँगी, गुडी गुडी सासू माँ, स्वीट स्वीट मम्मी, they're nice. Probably उससे I will be able to make a name with that also. पर पूरे करियर में लोगों ने यही सोचा कि मीनाक्षी बहुत, she's a very sweet, soft, simple, serious girl. तो मैं as an actress I want to change that image. जब मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, what should I do, कि मैं ऑडियंस के सामने एकदम खरी उतरूँ, तो उन्होंने कहा विलन का रोल करो। जब सुभाष जी ने जैकी को और मुझे साइन किया, हम दोनों का वो दूसरा फिल्म था। जैकी हैड जस्ट डन अ स्पेशल स्मॉल रोल इन देव साहब्स फिल्म, और मैंने पेंटर बाबू विद मनोज कुमार। हम लोग एकदम नए, कुछ नहीं जानते थे। मैं एटलीस्ट डांस, स्टेज, वो सब था। जैकी ने थोड़ी मॉडलिंग की थी,
सुभाष जी ने हमको ऐसे मोल्ड किया कि पीपल फेल इन लव विथ हीरो एंड आवर परफॉर्मेंस। बिहाइंड द सीन्स मैंने हमेशा जैकी को बहुत शिवलरस, उसका मुझे हिंदी वर्ड नहीं मालूम, हाँ, बहुत सभ्य, बहुत लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और मैंने शायद ही किसी मेरे अन्य एक्टर को वो करते हुए देखा है। दरवाज़ा खोलना लेडी के लिए, चेयर निकाल के रखना, उनको मतलब दे शुड फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी। कहीं पार्टी में गए तो अगर भीड़ बहुत आ गई सामने से तो उनको बचा के रखना। जैकी इज़ लाइक दैट, दैट इज़ हिज टेम्परामेंट, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी विच आई लाइक वेरी मच। अमित जी के साथ मैंने 4 फिल्में की, शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान एंड अकेला। तो शहंशाह का मैं एक किस्सा सबको बताती हूँ, शायद ये नई खबर नहीं है अब, लेकिन फिर भी दोहराती हूँ। सबसे पहले उनको मैंने रियल लाइफ में देखा दिल्ली शहर में। मैं और हमारे क्लासमेट सब स्कूल बस में घर जा रहे थे, और हमारे जो एरिया है दिल्ली की, बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ सब एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स के ऑफिसेस हैं, रोड्स ब्यूटीफुल हैं। तो अचानक हमारी नज़र पड़ी कि अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी एक मोटर बाइक में जा रहे हैं हमारे बस के साथ साथ शूटिंग के लिए, और फिल्म का नाम था सिलसिला, यश चोपड़ा का। तो हमारे ड्राइवर ने, सरदार जी था, बोला लड़कियां हम इनका पीछा करेंगे और इनका ऑटोग्राफ लेंगे, घर थोड़ा देर से जाएंगे, चलेगा? हमने बोला चलेगा। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्लीज़ रोको, प्लीज़ रोको। तो वो रुक गए, सो स्वीट। बट जैसे ही वो रुके, यश जी अपने गाड़ी में आए और बोले अमित शॉट रेडी। तो अमित जी ने कहा सॉरी गर्ल्स, और वो चल पड़े। तो सालों बाद, शायद 6 साल बाद, शहंशाह की शूटिंग थी ऊटी में, और मैं अमित जी के पीछे मोटर बाइक में बैठ के गाने की शूटिंग कर रही थी। और मैंने चुपके से अमित जी को कहा, आपको मालूम है ये जगह पे रेखा जी बैठी थी सिलसिला की शूटिंग में, और आज मैं बैठी हूँ। ये कितनी हैरानगी की बात है, मेरे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अमित जी इज़ ए, क्या बोलते हैं, उनकी जो रेंज है पर्दे पर और पर्दे के बाहर इज़ अमेजिंग। वो ऐसे इंसान हैं जो किसी भी टॉपिक पे किसी के साथ बात कर सकते हैं, और शूटिंग के वक्त वो सबको इतने अच्छे मूड में रखते हैं, हंसाते हैं सबको, खुद हंसते हैं, रिहर्सल पे बहुत विश्वास करते हैं, और रिहर्सल कर कर के वो इम्प्रूव करते जाते हैं और मैं डिटीरिएट होते जाती थी। मेरा फर्स्ट टेक सेकंड टेक ओके का ज़्यादा चांस था। और क्या कहूँ उनके बारे में, मैं इतना, मैं एम जस्ट लकी एंड फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम। और आज की तारीख में उनका तारा एकदम दिग्गज है, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत सा मेरा प्रेम उनके लिए। मैं सोचती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंटेंशन है कि हाँ अमित जी के साथ ज़रूर फिर से काम करना है, पर उसका होना वो मेरे हाथ में नहीं है। ओह थैंक यू। मुझे फिट और यंग कहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस नवंबर को मैं 60 साल की हो जाऊँगी। तो इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन बर्थडे, और मैं सोचती हूँ कि मेरा हर दिन एक माइलस्टोन है। आई बिलीव इन वर्किंग आउट, डांसिंग, मेडिटेशन, और सदा हंसना, भले कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से उससे सेहत सबसे अच्छी रहती है। मैं अपने मुंह से ये कैसे बोलूं कि आज टैलेंट नहीं है, या आज अच्छी फिल्में नहीं हैं, या अच्छे रोल नहीं हैं, क्योंकि मैं वापस ही मेरी उसी बात पे है कि मैं अच्छे रोल्स करूँगी और अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करूँगी।
हाँ, ये बात ज़रूर है। दामिनी आ जाने के बाद मैंने बहुत उम्मीद की थी कि ऐसी और फ़िल्में बनेंगी और हमारी जो अच्छी टॉप की जो हीरोइंस हैं, जो इतनी टैलेंटेड हैं, उनको लेके ऐसी फ़िल्में बनेंगी। वैसा हुआ नहीं। अभी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे सेकंड इनिंग्स में मैं वो फिर से वो बात दोहरा क्या सकूँ। बात अम, ऐसा हुआ है कि ये डायरेक्टर एक्टर कॉम्बिनेशन 3 फिल्मों में रिपीट हुआ, यानी कि घायल, घातक। घातक और दामिनी। राजकुमार संतोषी अव्वल दर्जे के डायरेक्टर हैं और क्रिएटर हैं, और सनी की पहचान एज अ फैंटास्टिक एक्टर उससे पहले उतनी नहीं थी, ना ही मेरी। पीपल एक्सेप्टेड मी, पर उन 3 फिल्मों ने काया पलट कर दिया हमारे करियर का। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब सनी को नेशनल अवार्ड मिला। ऐसा लगा कि मेरी ही जीत है। ये देर क्या होता है, ये समय क्या होता है, ये समय हम अपने दिमाग में बनाते हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं कि देर हो गई है। मैं ऐसा सोचती ही नहीं। आप लोग सबके मुंह में घी शक्कर। वुमन ओरिएंटेड हो या बायोपिक हो, अगर वो मेरे पल्लू में आता है तो मैं उसे बहुत खुशी से स्वीकार करूँगी। आई थिंक जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनको इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है, पैशनेट फील करना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्टर में मुझे ये बात नज़र आ रही है, ये पर्दे पे आना ही चाहिए, मुझे इसके लिए एक ऐसा रोल प्रस्तुत करना चाहिए विच विल जस्ट चेंज द होल ऑडियंस परसेप्शन। तो आई वॉन्ट टू सी कि मैं क्या लाती हूँ, वॉट डू आई ब्रिंग टू द टेबल। मेरी अपनी जो एक क्या बोलती है, अंदर से एक मेरी जो एक इच्छा है जो मुझे यहाँ खींच लाई है इतने सालों के बाद, आई थिंक शुरुआत वो है। वो आगे कहाँ जाती है मैं नहीं गेस कर सकती, पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पे और अपने पैशन पे। अच्छा, 2 तरीके से फिल्म दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं, एक तो पीक पे, एक तो डाउन पे। तो पीक पे जाना बेटर था आई थिंक। और जहाँ तक मेरे शादी करना और यूएसए जाना और वो डिसीजन लेना है, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मुझे एक ऐसा परिवार मिला, यू नो, विच ऐसा सुख सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहती थी। और ऐसा परिवार जो अब भी मेरे साथ है और मुझे इनकरेज कर रहा है। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। सबसे पहले गाड़ी चलाना, उसके बाद खाना पकाना। जो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं करती थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने वहाँ सीखा। एंड आई अंडरस्टूड कि सेल्फ सफिशेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिपेंडेंस जो वहाँ मुझे मिली कि मैं कहीं भी घूम सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था। यहाँ मैं अपने घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी चल के। सो दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई गॉट टू टेस्ट, विच इज़ इररिप्लेसेबल। डांस मेरा पहला लव है, एक्टिंग सेकंड है। और इसीलिए जब मैं फिल्मों में थी, मैंने डुअल करियर परस्यू किया। ऑलमोस्ट 6-7 साल 90s में मैं स्टेज पे भी परफॉर्म करती थी और फिल्म में भी एक्टिंग करती थी। एंड आई थिंक वो चैलेंज मैं अभी भी फॉलो करूँगी। और 2-3 हस्तियाँ हैं हु हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, आशा पारेख, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, जो डुअल करियर उन्होंने रखा हमेशा डांस और एक्टिंग का। यूएसए में मैंने डांस सिखाना शुरू किया। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इतने साल मैंने क्या किया। तो मैं टीचर बनी, और टीचर बनने का जो सुख है वो अलग ही है। अपने सामने किसी को मोल्ड करना और उनको मंच पे पहुंचाना, उनकी अंदर वो कला के प्रति एक आराधना वो जागृत करना, दैट आई लर्न बिकॉज ऑफ डांस एंड बिकमिंग अ टीचर। अभी दोबारा मैं क्या करूँगी, लेट्स सी ना, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट तो रहने दीजिए।
आज ही सब सुनना चाहते हैं आप? कहा गया है कि इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो एकमात्र एक क्रिएशन है जो ये सामर्थ्य रखता है कि वो बदलाव ला सकता है प्रकृति में, इस दुनिया में, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अक्ल को यूज़ करके। तो जो भी चेंजेस हुई हैं, मीडियम जो नए नए आए हैं, दैट इज़ ऑल ह्यूमन बीइंग्स क्या बोलते हैं, अचीवमेंट। और इससे चैलेंजेस ज़रूर आए हैं आर्टिस्टों को, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग पूरे इंडिया में हैं, इतने टैलेंटेड, जो सोशल मीडिया के थ्रू हम जान पाए हैं कि उनमें कितनी काबिलियत है। OTT वेब वो अपने जगह भी ठीक है। तो आई वुड से दैट हियर इज़ टू न्यू थिंग्स, हियर इज़ टू चेंज। बदलाव ही ज़िंदगी है। इंडस्ट्री के बदलाव की जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री वालों को ही छोड़ देते हैं। मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे एक्ट्रेस ही रहने दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, मैं इस बात में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अभी अभी आई हूँ, नई हूँ, मुझे भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि ये जो सिस्टम अभी ये जो बन गया है, ये क्यों बना है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेटाइजेशन जो हुआ है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के जगह में, तो कॉर्पोरेट चलाने का जो एक पद्धति है वो बहुत अलग है, और उसको फिल्म इंडस्ट्री में अभी उन्होंने अपना लिया है। तो उसमें सही किस्म का पब्लिसिटी, सही किस्म का लोगों को न्यूज़ देना, वो सब वो भी बदल गया है। मैं हिंदी फिल्में फॉलो करती हूँ, पर मैं रिव्यूज़ में काफ़ी बिलीव करती हूँ। तो जिस फिल्म का मुझे अच्छा रिव्यू मिलता है तो मैं वो देखती हूँ। और आई थिंक लास्ट फिल्म मैंने देखी थी रॉकी और रानी की कहानी, तो जिसे मैंने खूब एंजॉय किया। फुल टू एंटरटेनमेंट जो बोलते हैं ना, पैसा वसूल वैल्यू, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। एक नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि एक्चुअली आज के परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं, वो इतने मंझे हुए हैं, नए नए आते हैं, फर्स्ट फिल्म में ही ऐसा लगता है कि वो काफ़ी काम कर चुके हैं। तो मैं किसी एक का नाम लेना पसंद नहीं करूँगी। चैलेंज यही है कि मुझे फिर से शुरू करना है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे पहले, ऋषिकेश मुखर्जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो सिर्फ डायरेक्टर राइटर भी नहीं थे, एडिटर भी थे। और वो कहते थे कि फिल्म को अगर यू हैव टू मेक इट ट्रूली एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल, तो आपकी एडिटिंग शूटिंग से पहले हो जानी चाहिए। वो आर्टिस्ट को एक टेक होके ही देते थे, रीटेक नहीं देते थे। उनके बारे में ये खास कहा जाता है। तो उस ज़माने में सब लोग कहते थे कि दैट इज़ वाई ही मैनेज टू मेक दोज काइंड ऑफ मूवीज़ एंड स्टिल गेट अ गुड ऑडियंस एंड गुड सक्सेस। तो उसमें कहीं एक फ़ायदा है टू बिकम मोर एफिशिएंट। और रीटेक पे रीटेक करना, हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे रोल्स किए हैं जहाँ मैंने बहुत रीटेक्स किए, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं क्यों रीटेक कर रही हूँ। सो इट इज़ फोर्सिंग ऑल ऑफ अस टू बिकम मोर केयरफुल, एफिशिएंट, फोकस्ड, डिटरमिन्ड। तो ये चैलेंज तो है। जैसे मैंने कहा, मैं एक्टर डांसर ही रहना चाहती हूँ। कभी फ्यूचर में ऐसा हो गया कि सरप्राइजिंगली मैं डायरेक्टर बन गई तो मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज मैं हो जाऊँगी। क्लासिकल डांस, नॉट फिल्म डांस एंड नॉट ऑल दिस पॉपुलर वेस्टर्न डांस जो आजकल आप डांस कंपटीशन शोज़ में देखते हैं। तो अगर क्लासिकल डांस की कोरियोग्राफी कोई मुझसे कराना चाहता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं एक नहीं 4 शैलियों में कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी, जो बहुत कम लोग हैं इंडिया में। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं इतनी पैशनेट हूँ कि
मुझे लगा कि हमारे शास्त्रीय नृत्य को मुझे हर एक शैली को मुझे अपनाना है और मैं उसमें माहिर हो जाऊँ। स्टेज पे अवश्य मैं आऊँगी क्योंकि स्टेज ही से मैंने शुरुआत की है अपने करियर की। स्टेज की वजह से ही लोगों ने समझा कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ और स्टेज का चैलेंज जो है वो फिल्म में कभी नहीं मिलता। मुझे मेरे म्यूज़िक कंपनी ने पब्लिकली गाने से अभी मना किया है। और आपके फिल्म का आपके फिल्म का नहीं, मतलब एज पर गायिका मेरी आवाज़ को क्या बोलते हैं, सरप्राइज रखना है। मेरा फेवरेट डायलॉग दामिनी तारीख पे तारीख। दामिनी में सॉरी एक सीन में पत्रकारों को मैंने बहुत डांटा है। तो डेफिनेटली वो डायलॉग नहीं बोलूँगी मैं। हीरो का छोटा सा देखते हैं कि मैं वो छोटे उम्र में मैंने जैसे कहा था अभी मैं बोल पाती हूँ या नहीं। तुम सब पुलिस वाले एक ही जैसे हो, सुबह शाम एक ही काम, अरेस्ट अटैक, अरेस्ट अटैक, दिशाओ।